हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू HSC क्लासेस बाय फी यादव। तो हमने निबोस IG1 के एलिमेंट 1.1 1.2 खत्म कर दिए हैं और आज हम देखेंगे एलिमेंट 1.3 हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस। कौन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है उसके बारे में जानेंगे। इन दिस सेक्शन अल्टीमेट In this section, ultimate responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health risk rests with the employer. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एम्प्लॉयर की है कि वो इंश्योर करेगा कि वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ वर्क प्लेस जो है कि सेफ फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क हो। Director and senior managers have a duty to ensure that their organization meets this obligation. कंपनी में जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन पर्टिकुलर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग पॉलिसी एंड allocating resources to allow that policy to work effectively. उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करें और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली जो कि पॉलिसी है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही है कि या नहीं हो रहा है। दिस इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर। इस सेम उसी तरह इसमें इंक्लूड रहेगा हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, उसका कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप। वो एक कमिटमेंट और लीडरशिप के लिए उनको आगे आना है, वो एक पॉलिसी सेट करनी है which usually includes appointing a senior manager with responsibility for health and safety. इसी तरह एक अपॉइंट करेंगे सीनियर मैनेजमेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी का एक बंदा होना जरूरी है जो कि टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए गाइड करे और जो भी रूल्स या रेगुलेशन है उसको अप टू डेट रखे। मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हैव अ ड्यूटी to ensure that the part of the organization under their control is safe and free of health risk. They execute the policy of their organization operationally. मिडिल मैनेजर सुपरवाइजर की ड्यूटी है कि जो भी वर्क एक्टिविटी हो रहा है वो फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क हो। When two or more employees share a workplace, they must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standard. जहाँ पे दो एम्प्लॉयर वर्क प्लेस को शेयर करते हो वहां पे ये जरूरी है कि दोनों एम्प्लॉयर आपस में बैठकर बात करें, कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज को लेकर के, देन वहां पर काम स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड बरकरार रहेगा। When a client takes on a services of contractor, both parties have shared responsibility of ensuring good standard of health and safety. यदि हम क्लाइंट के पास जाकर काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर तो वहां पे दोनों पार्टीज जो है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिम्मेदारी है वो इंश्योर करेंगे गुड टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। The client must carefully select contractors on the basis of their health and safety competence. Client को ध्यान से कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना होगा इन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस के हिसाब से। कैसे सेट करेगा? पहले उसका सेफ्टी का पूरा रिकॉर्ड देखेगा, ISO स्टैंडर्ड्स क्या है उसके पास वो देखेगा, इंसिडेंट रेट देखेगा,
तो ये सारी चीजें उसमें देखने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करेगा. This can be done by looking at the contractor's policy documents, accident enforcement history, retentions, qualification and experience. जैसे कि मैंने बताया कि उसमें जो आदमी काम करने वाला है उनका क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसका एक्सीडेंट हिस्ट्री क्या है और कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, इस तरह का उसका डॉक्यूमेंट चेक करेगा. The client must ensure that contractors carry out risk assessment and develop method assessment for their work so that the work is properly planned and coordinated. In the client must monitor and damage contractor to ensure the health and safety to agreed method. जहां हम क्लाइंट के प्रीमाइसेस में हम काम करेंगे तो हर एक चीज का, हर एक एक्टिविटी का हमें रिस्क असेसमेंट करना होगा, प्रॉपर प्लान करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा. और ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के वर्क को इंश्योर करे और उसको मेथड को वेरीफाई और अप्रूव करने के बाद ही काम को आगे बढ़ाने की परमिशन दे. हम देखेंगे डेफिनेशंस. एम्प्लॉयर कौन है? हमने शुरू से पिछले 2 लेक्चर से एम्प्लॉयर पढ़ रहे हैं. एम्प्लॉयर क्या है? A person or organization that employs people. The employer in this context is normally an organization such as company and is sometimes referred to as the corporate body. कभी ये कंपनी हो सकती है, कभी ये कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है एम्प्लॉयर. It is important to recognize that the employer in the context is not normally a natural person, a living, breathing individual. Instead, they are a legal person and exist only in legal sense. For example, Apple is an employer and a legal person. देखिए, एम्प्लॉयर हर तरीके से अलग अलग हो सकता है. यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके लिए, यदि उसके अंडर में जो काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए एम्प्लॉयर हुआ. देन यदि सब कॉन्ट्रैक्टर है, उससे अंडर में काम करता है और उसके पास आदमी है, उसके लिए वो एम्प्लॉयर हुआ. देन यदि कोई बड़ी कंपनी है और उसका कोई एमडी है, चेयरमैन है, उसके लिए कौन सा एम्प्लॉयर हुआ? वो एम्प्लॉयर हुआ. तो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का वर्क चल रहा है. Responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health risks rests with the employer. Responsibility employer की है कि workplace safe, health free हो. As we noted earlier, अभी हमने देखा the ILO Convention C-155 and Recommendation R-164 make the duty of the employer clear. उस जिसमें ILO Convention C-155 and R-164 में एम्प्लॉयर की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्लेयर की गई है. दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर नॉर्मली रिफ्लेक्टेड इन लोकल लॉ. इस तरह का जो नियम कानून है वो स्टैंडर्ड नॉर्मली लोकल लॉ में देखा जाता है. लुक अगेन एट द अप्रोप्रिएट सेक्शन इन दिस एलिमेंट टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूटी. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन एन एम्प्लॉयर ओज अ ड्यूटी. तो आप यदि रिमाइंड करना है तो फिर इसी एलिमेंट 1 में आप जाकर देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Their own workers employers to ensure their health and safety. वो अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान खुद रखेगा. Other workers who might be working within their workplace but are not direct employers such as a casual workers, एजेंसी वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. दूसरे वर्कर्स की भी जो काम पे जो उस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज नहीं है एम्प्लॉयर के, जैसे कि कैजुअल वर्कर्स एंड एजेंसी वर्कर्स या अदर कॉन्ट्रैक्टर के, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली एम्प्लॉयर की है. Workers who are not their employee and are not working in their workplace but carrying out work on their behalf, such as contractors installing piece of machinery on behalf of the employer at someone else's premises. यदि कोई वर्कर से कॉन्ट्रैक्ट पे यदि काम कर रहा है किसी क्लाइंट के प्रीमाइसेस में आकर के, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर का जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
बट क्लाइंट प्रीमाइसेस में काम कर रहा है, उसका काम भले वो अपने लिए ना कर रहा हो, वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा हो, लेकिन वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए. People who might be in their workplace but not carrying out work on behalf of such as visitor. उस प्रोमाइसेस में और भी सारे लोग हैं, ना वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, बट वो प्लांट प्रोमाइसेस में है, जैसे कि विजिटर्स हो गया. फिर भी यदि प्लांट प्रोमाइसेस में कोई एक बंदा भी एंट्री होता है, एक आदमी भी जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर और उस प्लांट हेड की होती है, उस एम्प्लॉयर की होती है. Who people might be outside their workplace but are affected by their work activity, such as member of the public passing by. हो सकता है कि वो काम बी आउटसाइड देयर वर्क प्लेस, वो अपने काम के लिए बाहर हो, बट आर अफेक्टेड बाय देयर वर्क, बट वो अपने काम करने के लिए गया हो. सच ए मेंबर ऑफ द पब्लिक पासिंग बाय, हो सकता है कहीं ट्रांसपोर्ट में किसी ऑफिस के लिए वो ट्रैवल करता हो काम करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को. So an employer has a responsibility for health and safety of everyone who might be affected by what they do for work, whether they are their employees or not. वो हर एक बंदा जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहा हो, उस टाइम में भी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी उसके एम्प्लॉयर की है. वो ऑफिशियल टूर पर कहीं भी जा रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन को है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है रिलेटेड टू सेटिंग द पॉलिसी, मैनेजर एंड डायरेक्टर बीच में. देखिए, सबसे पहले एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद से ये जो लोग हैं डायरेक्टर्स हैं. एमडी के बाद ये जो लोग हैं डायरेक्टर्स हैं. ये जो दोनों है ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट हो गई. देन आपका आता है मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का कितना योगदान है और कितना इफेक्टिव है, और कितना जो नियम जो पॉलिसी बनाई गई है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो कितना इफेक्टिव है, ये इनकी जिम्मेदारी है. मैनेजर सुपरवाइज जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करवाना. बट जो रिस्पांस जाएगा एमडी तक, जो रिस्पांस जाएगा वो ऐसे जाएगा. अभी जो चार्ट देख रहे हैं आप, तो चार्ट में ऐसे ऐसे दिखाया गया है कि जो नियम कानून पॉलिसी बनेगा वो इस तरह से बनेगा, टॉप टू डाउन. लेकिन जब इसका फीडबैक जाएगा, जो भी पॉलिसी का फीडबैक बताना होगा, तो फीडबैक कैसे जाएगा? सुपरवाइजर से मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर से सीधे कहाँ जाएगा? डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर के पास सीधे एमडी के पास जाएगा. इस तरह से जो फीडबैक की जो प्रोसेस है उल्टा होता है, और जो पॉलिसी और रिसर्च प्रोवाइड की बात की जाती है तो टॉप टू बॉटम होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी सेट करते हैं तो सेम इसी तरह काम करता है वो. अब इसमें देखेंगे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे. However, directors and senior managers are rarely involved in the day-to-day management of the operational side of the organization. Their roles do not normally involve doing, but rather setting strategy and allocating resources. So, the responsibility of directors and senior managers is to ensure that ultimately वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी की जिम्मेदारी मैनेजमेंट को है, लेकिन वो और भी कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी रिलेटेड विजिट नहीं कर पाते हैं. वो केवल सेटिंग पॉलिसी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम मैनेजर से सुपरवाइजर है उनकी होती है. बट डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर इंश्योर करेगा द राइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज पुट इन प्लेस. जो जिस प्रोडक्ट का, जिस मशीनरी का, जिस प्लांट के हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी बनेगा वो राइट हो, उस हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए. एडिक्वेट रिसोर्सेस आर अलोकेटेड टू एस्टैब्लिश, implement and maintain health and safety management system. Proper resource
प्रोवाइड कराना, एस्टैब्लिश करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना हेल्थ एंड सेफ्टी को, ये जिम्मेदारी डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स की होती है। दिस इंक्लूड सफिशिएंट फंडिंग और डिलीवर द ऑब्जेक्टिव इन द पॉलिसी। सफिशिएंट फंडिंग होना चाहिए ताकि कंप्लाई कर सके, but also competent personnel to assist in the delivery of the policy objective। competent person भी अपना योगदान दे सकता है जब हेल्थ एंड पॉलिसी बनती है, तो उसमें अपना योगदान दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को। द राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर पुट इन प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर क्या है, डिफाइन होना चाहिए। A director senior manager is appointed with specific responsibilities for health and safety so that it can be championed at board level। डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, और वो डायरेक्ट बोर्ड लेवल तक उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक को रख सके। One or more competent person are appointed to assist the organization in meeting its health and safety। एक से ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का रख सकते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो भी HSC रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अप टू डेट रखें, और ये जो बात है वो बोर्ड लेवल तक पहुंचाए। Contractors are engaged and managed correctly, demonstrating the organization health and safety responsibility to third parties। कॉन्ट्रैक्टर एंगेज एंड मैनेज, कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर एंगेज हो रहा है उसको मैनेज करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थर्ड पार्टी कैसे मेंटेन करती है। The health and safety performance of the organization is reviewed on a regular basis to ensure that the objectives are being achieved and that the objectives are measured in the place remain valid। टाइम टू टाइम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को जो भी रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है, देखना है, जांचना है, ऑडिट करना है, ताकि जो हमने पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो कितना इफेक्टिव है और कहाँ पे बच रहा है, उसके लिए अलग से एक्शन लेने होते हैं। डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स कैन हैव enormous influence over the organization and its priorities। This influence does not simply come from their strategic decision making, but also from the way they are perceived by those lower in the management hierarchy। They must demonstrate clear commitment and leadership with regard to health and safety। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को लीडरशिप लेना है, कमिट करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है टू इम्प्लीमेंट रिलेटेड टू वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन उसमें चार्ट में बताया कि चार्ट में जो पॉलिसी सेट होगी टॉप टू बॉटम होगा, और जो फीडबैक जाएगा वो बॉटम टू टॉप जाएगा। तो जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर का रोल काफी अहम होता है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ऑफिसर है, वो एक मीडिएटर का काम करता है, एज एजेंट काम करता है। वो वर्कर से फीडबैक लेता है और टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और टॉप मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शन करते हैं वो सीधे आके डाउन द लाइन वो एक्सप्लेन करता है। तो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट जो एग्जीक्यूटिव है एक मीडिएटर का काम करता है। अब देखेंगे मिडिल मैनेजर सुपरवाइजर क्या जिम्मेदारी है। अभी हमने डायरेक्टर की जिम्मेदारी देख ली, मैनेजर्स की जिम्मेदारी देख ली। अब देखेंगे जो मिडिल एंड सुपरवाइजर है, मिडिल मैनेजर सुपरवाइजर, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर डे बाय डे जो एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन होती है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड विद इन द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना और उनके कंट्रोल में हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। द ऑपरेशनल एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉर्मली डिफाइंड इन देयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इन द ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन लेटर इन एलिमेंट 2 में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। लाइन मैनेजर विल बी
operationally responsible for health and safety of the staff that work directly for them, their direct reports. लाइन मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल है रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी उन लोगों के लिए जो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं. स्टाफ लोअर डाउन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बिलो देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स. जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं उसके नीचे भी, जैसे कि मैनेजर्स को सुपरवाइजर मैनेजर रिपोर्ट करता है, तो मैनेजर जो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है जैसे कि सुपरवाइजर, इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी है. और सुपरवाइजर के अंडर में जो काम कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबल किसको, सुपरवाइजर को है. इसको कैसे कंट्रोल करें. द एरिया एंड एक्टिविटीज अंडर देयर कंट्रोल. एरिया और एक्टिविटीज जिसके कंट्रोल में हो, ये जिम्मेदारी है मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर की. और एक ये भी बहुत टफ चैलेंज होता है साइट वर्क प्लेस पे कि द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑक्युपायर्स ऑफ प्रीमाइसेस. जहां पे दो ऑक्युपायर हैं वो वर्क प्लेस शेयर करते हैं, वहां पे किस तरह से किया जा सकता है सेफ. When two employees share a workplace, it is not difficult to imagine that the risk that one employer creates in that workplace may affect the employees of the other employer. For example, where two employees occupy offices in the same building, the fire is created by one employer affected the safety of the employee of other. तो मान लीजिए किसी ऑफिस में दो ज्वाइंट ऑक्युपायर्स प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, यदि किसी एक के चलते आग लगती है तो वहां पर जो दूसरा आदमी, दूसरा एम्प्लॉयर के बंदे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम कर रहा है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी जाती है. It follows that both employers must cooperate and coordinate their activity to ensure good health and safety standards. इस तरह से दोनों एम्प्लॉयर को आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके काम करना है, तभी जाकर के एक हेल्दी एंड गुड स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं. दिस इज सेट आउट इन ILO C155 आर्टिकल 17. व्हेन आर्टिकल 17 में C155 में लिखा गया है, whenever two or more undertaking engage in activities simultaneously at one workplace, they shall collaborate in applying the requirement of दिस कन्वेंशन. जहां पे दो या दो से अधिक शेयर कर रहे हैं वहां पे कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करना है और वहां पे जो रिक्वायरमेंट है कन्वेंशन की वो फुलफिल करना है. एंड इन ILO 164 रिकमेंडेशन 11, whenever two or more undertaking engage in activities simultaneously at one workplace, they should collaborate in applying the previous provisions regarding occupational safety and health and the working environment without prejudice of the responsibility of each undertaking for the health and safety of its employees. In appropriate case, the competent authorities should prescribe general procedure for the collaboration. एक यदि कोई भी एजेंसी में ज्वाइंट ऑक्युपायर है, वहां पे एक अच्छे तरीके से प्रोसीजर बनाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ही काम चालू करें. दिस रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, द एक्सचेंज ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. दिस कुड बी कैरिड आउट अ वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क एंड द वर्क साइड. वो ये भी डिपेंड करेगा यदि दो ज्वाइंट ऑक्युपायर प्रीमाइसेस को शेयर कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा किस तरह का कार्य दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर किस तरह का कार्य है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टू एप्लीकेबल वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी. सो फॉर एग्जांपल, इन मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय 10 डिफरेंट बिजनेस. एक मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग से 10 पार्टियों का अलग अलग जो कि अलग अलग कार्य है. Each employer should provide information on the risk that their specific business creates for other occupiers of the buildings. This can often be achieved by establishing a building management committee
with regular meetings. यदि 10 आदमी काम कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंडर में वो काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट हो गया, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो डेली एक मीटिंग बैठा है और मीटिंग में हर एक आदमी का काम अलग अलग बांटे और उसके रिस्क के बारे में बात करे. कंसल्टेशन कैन then take place through this committee, and policies and procedure can be developed and implemented throughout the building as necessary. और सारे लोग को, सब जितने 10 पार्टी है उसको बुलाकर कमेटी बैठा और उनके प्रोसीजर और रिस्क के बारे में बात करें और उसके बाद डिस्कस करने के बाद में एक प्रोसीजर डेवलप करें और हर एक कॉपी उसको बांट दें किस तरह से कि इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से कार्य उस जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है 10 ऑक्यूपायर कैसे काम करेंगे, उसके जो तरीके हैं उसके प्रोसीजर से काम करने हैं. In this way, common approach can be developed for the management of joint issues such as fire procedure, security threat, response, emergency spill response, side rules, meters and contractor control, traffic management, etc. It may also be appropriate to have a site-wide inspection process, common fire drills, and even shear waste disposal procedure. इस तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमेशा टाइम टू टाइम सिक्योरिटी थ्रेट रिस्पांस, इमरजेंसी स्पिल रिस्पांस, साइड रूल्स, बीटर्स, कंट्रैक्टर कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, appreciate to have a site wide inspection process और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करे, फायर ड्रिल्स करे, इस तरह के यदि कोई एक्टिविटी हो रहा है तो, और वेस्ट डिस्पोजल का भी प्रोसीजर बनाए. If there are specific risks associated with one workplace, then awareness of the issue and the appropriate response from other workplace can be raised. For example, an agency that deals with violent offenders may share a building with unrelated business. Those other business would need to understand the risk and precautions appropriate to the building as a whole. Employees working more closely together may need to share risk assessment. This is to ensure that all organizations are aware of the possible impact of any equipment and substances being used so that activities can be coordinated. For example, one organization may be using solvent-based paint while an area is occupied by another organization personnel. यदि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्वेंट पेंट यूज कर रहा है और किसी वो सेम एरिया किसी दूसरा कोई आकर काम कर रहा है, तो यदि वहां का जो फ्यूम एयर में जाएगा उससे क्या होगा कि उसके दूसरे एम्प्लॉय भी अफेक्ट होंगे. कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट. कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है, contractors are used widely in the workplace either to deliver specific project or skill. कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में आकर काम करे, अपना प्रोजेक्ट को डिलीवर, प्रोजेक्ट या स्किल को शो करे, और टू डिलीवर एक्स्ट्रा लेबर व्हेन नीडेड, या जहाँ पे जो लेबर की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल, अ साइट wanting to extend the premises would usually to take on a building contractor to deliver the project rather than employing the manpower directly. In the same way, a company may engage a self-employed training contractor to deliver a training course. यदि मान लो मुझे कोई घर बनाना है और मैं बना नहीं सकता घर, मेरे पास मैन मशीन मटेरियल ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं किसी दूसरे बंदे को दे दिया और वो अपने आदमी लाकर के काम कर रहा है एज ए कॉलेज कॉन्ट्रैक्टर, और उस तरह से हमें उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को हमें भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की मॉनिटर करें. Contractors are engaged by clients in lots of different circumstances at work. A contractor may engage to performance of service such as the rotating of an IT suite, or they may engage on a more permanent basis to provide in-house catering or cleaning services. Quite clearly, it is not in the interest of health and safety of the client ignore the risk associated with contractors' work, of the contractor to ignore the risk inherent in the client workplace. जहां पर कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा वहां पे क्लाइंट की जिम्मेदारी है
कि कॉन्ट्रैक्टर की हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटर करना, और कॉन्ट्रैक्टर की अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी को वो मॉनिटर करे। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? डिफिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? A person or organization engaged to undertake certain work on behalf of client but not under the client's direct supervision under the control. Note that the word contractor can be used to indicate both the company providing a contract service and the individual worker who work to provide that services. Contractor वो है जो क्लाइंट के लिए तो काम करता है, क्लाइंट के प्रमाइसेस में आकर काम तो करता है, बट सुपरविजन है उसका अपना खुद का रहता है। क्लाइंट कौन होते हैं? अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु एंगेज द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, वो क्या है? क्लाइंट है। शेयर ड्यूटीज, यदि दो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? Contractors are responsible of their own health and safety and the health and safety of others who might be affected by their work activities. कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हेल्थ एंड सेफ्टी की खुद की है, जो उससे माइट बी इफेक्ट, जो उससे अफेक्ट होने वाले हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर की है। और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी इज एन एम्प्लॉयर इन देयर ओन राइट, they therefore owe a duty to their workers, the individual contractors, cleaner doing their work in client premises, other people such as the client workers and waiters to the client premises who might be affected by their work, and the individual cleaners doing the work in the client's premises are workers of the contractor's cleaning company. They therefore owe a duty to themselves, other people such as fellow workers, the client's workers better to the client premises who might be affected by what they do. The client as an employer are duty to their own workers. Employer की, the client means employer, जिस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके जो भी एम्प्लॉय हो हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, और उनकी जिम्मेदारी भी है क्लाइंट की कि उसके आदमी जो उसके वर्कर है जो हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करें। Others who might be affected by their own work including the contractor cleaners in the premises, और वो लोग की भी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, क्लीनिंग या कॉन्ट्रैक्ट का जो काम कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी क्लाइंट का है। Any other workers in the premises such as other contractor visitors to the client premises, the client premises में contractor visitors भी है तो इसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली क्लाइंट की है। The individual workers of the client also owe a duty to themselves, other people such as contract cleaners, fellow workers, waiters who might be affected by what they do. तो यदि आपको लगता है कि मैं ज्यादा फास्ट है तो आप इस वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं है, आप वीडियो पॉज करके डिटेल में इसमें एक बार देख सकते हैं। Put simply, the contractor and their workers owe a duty to everyone, and the client and their workers also owe a duty to everyone. ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपना अपना नेतृत्व लेकर के हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करें। The key thing to recognize from the above is that the responsibility of ensuring health and safety is therefore shared between the client and the contractor. It is in both parties' interest to ensure that each does everything that might be considered reasonable in the circumstances to discharge their duties and avoid criminal liabilities. हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है उसे दूर रखे, उस पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, कोई एनफोर्समेंट एजेंसी उसे कोई नोटिस ना भेजे। किस वजह, कब नहीं भेजेगा? यदि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर फॉलो कर रहे हैं तब भी जाकर कोई भी इन्फोर्समेंट एक्शन एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होगा। यदि फुलफिल नहीं करता है तो जैसे मैं रिसेंटली हमने डिस्कस किया
consequences of non compliance, तो उस तरह के एक्शन एम्प्लॉयर के ऊपर या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हो सकता है. The way that a client manages contractors can be broken down into three key areas. Selection of contractors first. Another is planning and coordination of the work, monitoring and managing the work. That a client manage contractor can be एम्प्लॉय क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज कर सकता है. वो तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या? सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्ट करें. प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, उसके साथ किस तरह का प्लान करें, काम के लिए कोऑर्डिनेट करें, और उसके काम को कैसे हम मॉनिटर करें. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो तीन चीजें किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करें. और टॉपिक फोकस एक बार बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालेंगे. It is good practice to select a contractor carefully on the basis of their health and safety competence. To help do this, you can ask to see evidence of competence such as contractor selection. जो ओल्ड सिलेबस था उसमें एलिमेंट 3 में था, और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद इन्होंने नए सिलेबस में एलिमेंट 1 में ही डाल दिया है. यदि किसी क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करना है तो किन मुख्य रूप किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर से हमें डिमांड करनी है. अ कॉपी ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का पॉलिसी का एक कॉपी हमें लेना है. एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट, और उसके रिस्क असेसमेंट और वर्क मेथड स्टेटमेंट के एक एक कॉपी मांगना है एज सैंपल. द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ, ट्रेनिंग रिकॉर्ड और क्वालिफिकेशन भी डिमांड करना है. मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफाइड बॉडी, किसी यदि खास ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेट है तो उसका भी कॉपी मांगना है. रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का भी रिकॉर्ड उन्हें मांगना है. नेम ऑफ प्रीवियस ऑफ करंट क्लाइंट्स टू यूज एज ए रेफरेंस, प्रीवियस और करंट क्लाइंट के बारे में उससे पता कर सकते हैं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम किया है, एज ए रेफरेंस के पर्पज पे आप ले सकते हैं. नेम ऑफ एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड भी आप कॉन्ट्रैक्टर से मांग सकते हैं. रिकॉर्ड्स ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट देम, यदि कोई एनफोर्समेंट एक्शन है उसकी भी एक कॉपी आप कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं. Proof of adequate resources such as access to specialist safety advice, proof of adequate resources, यदि जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर उसका प्रूफ भी लेना हमारी जिम्मेदारी है. यदि मान लीजिए लाइफ लाइन के बारे में बात कर रहा है तो उसका एक एटलीस्ट सेफ्टी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना कर दे एसओपी कि हम लोगों ने ऐसा, जो हमारी स्टैंडर्ड है, हमारी ये स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी को. इस तरह से एक क्लाइंट को चाहिए कि इस तरह की एक प्रेजेंटेशन भी कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करें. देन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, वर्क क्लाइंट को किस तरह से प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट करना है कॉन्ट्रैक्टर से. इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास होना बहुत जरूरी है, मतलब बात करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर काम के बारे में, वो रिलेटेड टू वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. द क्लाइंट शुड टेल द कॉन्ट्रैक्टर अबाउट द हजार्ड एंड रिस्क इन द वर्क प्लेस. द क्लाइंट शुड टेल, क्लाइंट को ये बात बोलनी चाहिए कि कौन से स्थान पे कितना खतरा है. And the contractor should tell the client about the hazard and risk created by the work. और एक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को बताए कि वो जो काम करेगा उससे क्या क्या खतरा है और उसने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है. In this way, the work can be planned so that everyone is kept safe. इस तरह से दोनों लोग मिल करके काम का एक प्लान बनाएंगे ताकि इस वजह
काम को एक अच्छी तरीके से प्लान बनाने की वजह से सारे लोग क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर शुड कैरी आउट रिस्क असेसमेंट on the work involved in develop safe working methods to control the risk identified। एक कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क असेसमेंट हर एक एक्टिविटी का करना चाहिए जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। दिस सेफ वर्किंग मेथड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड इज ऑफन रेफर टू एज अ मेथड स्टेटमेंट। इस तरह के डॉक्यूमेंट को एक रिकॉर्ड की तरह रखें और उसका नाम से जानेंगे मेथड स्टेटमेंट। The client should examine this risk assessment and method statement to ensure that there are no obvious problems or errors। The should happens जो रिस्क असेसमेंट बनाकर कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को सबमिट करेगा तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व है किया गया है उसका काउंटर मेजर्स क्या क्या है, कुछ एरर तो नहीं है। दिस शुड हैपन बिफोर द वर्क कमेंसमेंट। और ये तभी संभव है जब काम स्टार्ट होने से पहले यदि आप जेएससी और हीरा अप्रूव कराते हैं। इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर द क्लाइंट टू डिमांड दैट risk assessment and method statement are submitted well before the work commences so that problems that and conflicts flagged up by this review process can be resolved without creating delay to the start of the work। स्टार्ट ऑफ द सारे काम जो भी जीएससी डब्ल्यूएमएस का है वो काम स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट को सबमिट करना है। क्लाइंट चेक करेगा उसमें जो कुछ एरर तो नहीं है और यदि और जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसका कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है ताकि काम में कुछ सफर ना हो। The client and contractor must coordinate their work carefully so as not to conflict। कुछ भी conflict नहीं होना चाहिए। There may be several contractors working on site at any one time and the activities of one person organization must not cause a hazard for another in the area। एक कभी कभी एक जगह पर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, वहां पे वेरियस हजार्ड्स रहता है बट उस हजार्ड जो भी हजार्ड वहां पे हो उसको आइडेंटिफाई हो रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जांपल इफ वन कॉन्ट्रैक्टर यू वर्किंग एट हाइट it would be sensible to avoid others working beneath them in that area। यदि किसी का हाइट का काम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर यदि हाइट का काम कर रहा है तो दूसरे एजेंसी के एम्प्लॉयर को चाहिए कि उस एरिया में अपना सस्पेंडेड लोड के नीचे वर्किंग एट हाइट के नीचे कोई दूसरा काम चालू ना करे। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क को कैसे मॉनिटर करें और कैसे मैनेज करें। अरेंजमेंट मस्ट बी मेड बाय द क्लाइंट टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टर complies with safe working practices। These arrangements should include, ये सब चीज इंक्लूड होना चाहिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग करती है, हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है तो इंश्योर करना है। हैविंग अ सिंगिंग एंड आउट प्रोसीजर, ensure that the contractor provides a name work supervisor। जो कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर है उसका नेम डिटेल्स भी क्लाइंट को प्रोवाइड कराना है। कैरिंग आउट साइट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड होना चाहिए। कंट्रोलिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज विद परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले एलिमेंट में, एलिमेंट 3 में। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट करें। द क्लाइंट विल नीड टू मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स टू इंश्योर दैट they are working to agreed health and safety standards। This can be done by monitoring against the risk assessment and method statement that were developed during the planning stage। If the client identifies that the agreed safe working method are not being followed, then it is in their best interest to stop the work so that the issue can be addressed। यदि कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है
तो उसका इमीडिएट काम बंद करें और उसको हजार्ड को आइडेंटिफाई करें, उसे बताएं, एड्रेस करें, और इसके बाद से पूरा कंट्रोल होने के बाद भी काम को चालू करें। वी विल कवर परमिट टू वर्क सिस्टम इन मोर डिटेल इन एलिमेंट 3। जैसा कि मैंने बताया कि एलिमेंट 3 में परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। डिफिनेशन परमिट टू वर्क क्या है? अ फॉर्मल documented safety procedure forming part of a safe system of work which ensure that all necessary actions are taken before, during and after particularly high risk work. परमिट टू वर्क एक ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पे काम चल रहा है, इस तरह का इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और किसी भी खतरे, एक तरह का किसी खतरे को चेकलिस्ट बोल सकते हैं, ऐसे एक चेकलिस्ट है। किसी भी तरह के एक्टिविटी को, रिस्क खतरे को आइडेंटिफाई कर सके, उसको कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से पहले रोका जा सके, दैट कॉल्ड इज परमिट टू वर्क सिस्टम। अब जो हमने एलिमेंट पढ़ा है उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। विच कैटेगरीज ऑफ पीपल डज एन एम्प्लॉयर ओवर ड्यूटी टू? किस कैटेगरी के द्वारा जो एम्प्लॉयर है अपना ड्यूटी, वो ड्यूटी है। लिस्ट द क्राइटेरिया दैट माइट बी यूज्ड टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक वर्कर ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। लिस्ट द क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया है जो असेस करना है कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक वर्क ऑन क्लाइंट के प्रीमाइसेस में काम करना है, कौन सा क्राइटेरिया है। What are the responsibility of the client and the contractors who are a contractor working in client's workplace? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जब क्लाइंट के प्रोमाइसेस में काम कर रहा है। इसमें तो आप सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ही डाल देंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने के लिए। समरी, एक बार समरी में नजर डालेंगे। जो हमने एलिमेंट 1 पढ़ा है वो किस किस बेस पे आधारित है, हमने क्या क्या एलिमेंट 1 में पढ़ा, एक बार जस्ट हाईलाइट डालेंगे। द एलिमेंट हैज डेल्ट विद सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी। इन पर्टिकुलर दिस एलिमेंट हैज introduced some of the keywords that will used in this course such as health and safety and welfare, highlighted the 3 main reasons why an organization has to manage health and safety, moral, legal and financial, identify some of insured and uninsured costs associated with accident and ill health, set out the basic requirement of the international standard that govern health and safety, ILO Convention C 155, recommendation R164, looked in some details at the duties that these two standards place on employers and on workers, discuss the consequences of employers and workers' non-compliance with legal standards together with the possible issues of the work compensation, noted some source information on the national health and safety standards, looked at the various parties within a workplace and the responsibility that they have, the employer, for ensuring that the workplace is safe and free of health risks. Senior management for setting policy, allocating resources, showing leadership, middle management for making standard happen operationally, joint occupiers for premises for cooperation and coordinate. Explain the shared responsibility that exists when work is carried out by contractors for a client. Outline a basic framework for the section monitoring and control the contractors by client. तो ये सारा डिटेल हमने एलिमेंट 1 में कवर किए। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे एलिमेंट 1 में क्या था। देखिए एलिमेंट 1 से हमेशा एक या 2 क्वेश्चंस जो कि नेवोस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा टफ नहीं है। एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2
इस बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं, आसानी से याद भी रख सकते हैं। जो मेजर टॉपिक है एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो बट अपने को एलिमेंट 1 और 2 को भी छोड़ना नहीं है, उसको भी रिपीट करता है, रिवीजन करके ही आगे हमको क्या है बढ़ते चलना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एलिमेंट 1 खत्म हुआ, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखा के हैं, आप ट्राई करें वीडियो लेक्चर देखने के बाद, ट्राई करें कि उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल है। हम जैसे ही IG1 खत्म होगा, एलिमेंट 4 हम खत्म करेंगे, उसके बाद जो भी इसके आंसर्स हैं, आंसर्स भी हम एक बार देखेंगे नेबोस के द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार किस तरह लिखा जाना चाहिए आंसर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एलिमेंट 1 खत्म हुआ। होप कि आप इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जितना बार चाहें आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बट हमारा मेन मकसद अल्टीमेटली क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है कि जब आप एग्जाम में जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो नेबोस क्रैक करके आए, ताकि पैसा वेस्ट ना हो और हमें एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एलिमेंट 2 में डिटेल में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।